जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हक की लड़ाई का आधार बनता जा रहा है। आरक्षण की सीमा अब 50% तक सीमित नहीं रहने वाली और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सरकार ने गंभीरता से भी लेना शुरू कर दिया है। क्या देश में अब नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी जा रही है और खास तौर पर बिहार जैसे राज्य में इसका क्या बड़ा असर होगा? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि जातिगत जनगणना से क्या बदलेगा, कौन कौन से इससे प्रभावित होंगे और कौन इसके समर्थन में है और कौन इसके खिलाफ। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाने का फैसला कर लिया। लंबे समय से ये मांग भी चल रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के इस ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय से ऐसे केंद्र पर दबाव भी बना रही थी, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जाति जनगणना का मतलब क्या है, इसकी आखिर क्यों जरूरत पड़ी है? जातिगत जनगणना का मतलब क्या है, अब सबसे पहले ये समझाते हैं आपको। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे पहले चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग और अब कितना ज़्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। जातिगत जनगणना का इतिहास क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जाति जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर नहीं देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना को होना भी काफी आम सी बात थी। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई, ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हो पाए। फिर देश आज़ाद हुआ और 1951 में फिर जाति जनगणना करवाई गई। यहाँ पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ असूचित और अनुसूचित जातियों को ही जनगणना में रखा गया। 2011 तक तब ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। जातिगत जनगणना की अब क्यों जरूरत पड़ रही है, अब ये आपको बताते हैं। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सरकार जिस 52% के आंकड़े तक पहुंची थी, उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, ये सबसे बड़ा सवाल रहा। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी भी है, और ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए। अब ये सवाल उन पार्टियों के द्वारा सबसे ज़्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब यहीं पर जाति जनगणना की बात करना ज़रूरी हो जाती है। इसका विरोध करने वाले मानते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी ज़्यादा निकली तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा। कुछ का तर्क तो ये भी है कि ऐसे किसी भी सेंसस से देश में और भी ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। जातिगत जनगणना से किसी को क्या फ़ायदा पहुंचा है और किसी को क्या नुकसान, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताते हैं। जातिगत जनगणना का जो समर्थन करते हैं, उनका कहना और मानना साफ तौर पर है कि एक सेंसस से पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर भी अस्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़े में अस्पष्टता आएगी, तब सरकार भी उनके लिए और भी मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। ज़रूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी की विचारधारा क्या है, ये बताते हैं। बीजेपी की जाति जनगणना को लेकर विचारधारा बदलती रही है। जिस समय इस पार्टी का जन्म हुआ था,
तब तो ये पूरी तरह ऊंची जातियों की ही कही जाती थी। ब्राह्मण और बनियों वाला तगमा तो उसके साथ मजबूती से जुड़ा चुका था। लेकिन 1985 में पार्टी ने पहली बार अपनी विचारधारा में बदलाव किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले एक प्रस्ताव को पास किया और उस समय माना गया कि बीजेपी समझ चुकी थी कि बिना अगड़ी जाति की राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन बीजेपी का यह विचार भी लंबे समय तक नहीं टिका। राम मंदिर आंदोलन ने फिर उसे हिंदुत्व की राजनीति की ओर ढकेल दिया। तब कमंडल बना मंडल की राजनीति का आगाज हो गया। अब कई सालों तक बीजेपी ऐसी ही राजनीति करती रही। उसे हिंदुओं की कई जातियों का वोट तो मिला, लेकिन ओबीसी उससे दूर जाता गया। ऐसे में केंद्र में जब पहली बार मोदी सरकार आई, इस वर्ग को साधने की तैयारी भी शुरू हुई। फिर 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़ी ऊंची जातियों के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था ने समीकरणों को बदल दिया। अब बीजेपी ओबीसी वोटरों के बीच में खास लोकप्रिय हो चुकी है। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये जनगणना सामान्य जनगणना का हिस्सा होगी और इसे सितंबर 2025 से भी शुरू किया जा सकता है। पूरी प्रक्रिया में हालांकि 2 साल भी लग सकते हैं, यानी कि अंतिम आंकड़े 2026 के आखिर या फिर 2027 की शुरुआत में सामने आ सकते हैं। विपक्षी दलों ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट और बीजेडी लंबे वक्त से जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने तो अमेरिका के दौरे के दौरान भी जातिगत जनगणना को पॉजिटिव पॉलिटिक्स बताया था। बिहार की बात करें तो वहां की नीतीश सरकार पहले ही राज्य स्तरीय जातीय जनगणना करा चुकी है और 2023 में उसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर चुकी है। मजेदार बात यहां पर यह है कि वहां बीजेपी ने भी इसका पूरा समर्थन किया था, जबकि केंद्र में बीजेपी पहले इसके खिलाफ थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ेगी या फिर नहीं। दरअसल 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों वाली संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। कोर्ट ने कहा था कि इससे ज्यादा आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा। लेकिन अब जब नई जनगणना जातियों की हिस्सेदारी को लेकर सटीक आंकड़े देगी, तो ये तर्क उठेगा कि अगर किसी समुदाय की आबादी 40% से ज्यादा है तो उसे 27% या फिर उससे कम आरक्षण क्यों दिया जाए। तमिलनाडु जैसे राज्य पहले ही 50% से ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं, वहां ये 69% है और ऐसे में सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या बाकी राज्य भी इसी रास्ते पर जाएंगे। देश में करीब छोटी बड़ी 300 जातियां हैं और इनमें 50 से ज्यादा जातियों की आबादी 3% से भी अधिक है। ये जातियां राजनीतिक दबाव के तहत खुद के लिए एक अलग से कोटा भी मांगती हैं। आबादी की वजह से राजनीतिक दलों के लिए भी इनकी मांग को अनदेखा करना काफी मुश्किल होता है और इस कारण पार्टियां कई बार लिमिट से आगे आ जाकर आरक्षण देने की घोषणा तक कर देती है। जैसे ही जाति जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे, आरक्षण की राजनीति भी गर्म होगी। ओबीसी वर्ग के कई संगठन पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले जातीय आंकड़े सियासी एजेंडों का हिस्सा तक बन सकते हैं। ऐसे में ये तय है कि आंकड़े आने के बाद 50% के कैंप को लेकर फिर से अदालत और संसद दोनों में तकरार छिड़ सकती है। आरक्षण की सीमा और जातिगत जनगणना पर सरकार ने इस नए रुख से साफ कर दिया है कि देश की राजनीति अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। बिहार जैसे राज्यों में इसका सीधा असर भी देखने को मिलेगा। सत्ता का समीकरण बदल सकता है और सामाजिक न्याय की बहस भी तेज हो सकती है। आपका इस मुद्दे पे क्या सोचना है? क्या जातिगत जनगणना से वाकई न्याय होगा या फिर ये एक नई राजनीति की चाल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।